नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, रीट एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से सुनिएगा और किस प्रकार से एग्जाम हॉल में पेपर हल करना चाहिए और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आशा है आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी रीट के एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त स्टूडेंट के अंदर एक जो भय आ रहा है कि अगर 90 नंबर ही नहीं बने तो क्या होगा। मतलब बहुत ज्यादा ये चीजें मुझे दिख रही है हर जगह, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो। और काफी स्टूडेंट ने भी पूछा कि सर अगर 90 नंबर हमारे नहीं बन पाए 150 में से, यानी 60% नहीं बने, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर पेपर हार्ड आ गया या मान लीजिए कुछ और दिक्कत हो गई तो अब इसका मैं समाधान मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये 90 अंक हासिल करने का भय आपको क्यों लग रहा है? अगर जिन विद्यार्थियों को लग रहा है और भोजनों को लग रहा है, मुझे पता है आपको लग रहा है, चाहिए आप भोजन इसको स्वीकार करें या नहीं करें, 90% स्टूडेंट के मन में इस चीज का डर है कि 90% अंक नहीं बने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पहली बात तो यह है कि इस तरह का भय अगर आपके मन में है तो उसको बिल्कुल ही आप बाहर निकाल दीजिए। 1% भी इस तरह के कोई डर की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कई कई स्टूडेंट कह रहे हैं सर पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया या इस तरह का हो गया। देखिए, जब सिर्फ पास करने का एग्जाम हो, सिर्फ जो एक पात्रता परीक्षा हो, पहली बात तो यह है कि उसके अंदर इस तरह का पेपर कभी नहीं आता कि बोर्ड का उद्देश्य यह नहीं होता कि किसी के 60%, मतलब लगभग विद्यार्थियों की 60% ही ना बने। इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं होता है। लगभग विद्यार्थी पास कर जाएं, इस तरह के उद्देश्य के साथ में एक जो पात्रता परीक्षा होती है उसको हमेशा बनाया जाता है। क्योंकि आगे जो फाइनल एग्जाम होगा, तो अगर बहुत ज्यादा विद्यार्थी अगर पेपर इस तरह का बनाएंगे कि यहां विद्यार्थी इस एग्जाम को ही पास नहीं कर पाए, तो फिर सीधी सी बात है कि आगे जो फॉर्म निकलेगा फाइनल एग्जाम का, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस तरह से नहीं होता है। पेपर की बहुत ज्यादा हार्ड आ जाएगा या इस तरह का कभी नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चित रहें, इस तरह का पेपर कभी नहीं आएगा कि आपको देख करके लगे कि ये क्या आ गया, पता नहीं कहां से पूछा है। तो ये अगर मन में आपके डर है तो इसको आप बिल्कुल निकाल दीजिए। इस तरह के कोई डर की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, रीट का एग्जाम है तो रीट के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा। कोई आरएस का या यूपीएससी का आपका एग्जाम नहीं है कि उसमें आएगा कि पेपर का जो है वो, क्योंकि हर एग्जाम का एक होता है स्तर कि इस स्तर के प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। 5-7 प्रश्न तो हर एग्जाम में होते हैं, थोड़े से घुमा के और थोड़े से अलग हटके पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट को लगे कि हाँ ये कुछ पेपर में पता नहीं कहां से पूछे हैं या क्या है। तो वो कोई प्रश्न जो है कोई इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता उनका। कुछ 5-7 प्रश्न जो हटके पूछे जाते हैं। तो रीट का एग्जाम है तो रीट के अकॉर्डिंग ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको कोई इसमें डरने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बताई है वो खैर आप 100 अंक कैसे प्राप्त करें इसमें मैं यहां बात करूंगा आगे। तो पहला पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया। आपको 1% भी कोई इस तरह के भय रखने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह से। आप आराम से 90 नहीं, और 90 अंक हासिल करने का तो उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए, कम से कम 100 अंक का उद्देश्य होना चाहिए। 100 अंक का कम से कम उद्देश्य होगा तो फिर 90 तक नंबर आएंगे। इस चीज को ध्यान रखिए, ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है। एक काफी विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि पिछले एग्जाम की तुलना में इस बार तैयारी हमारी कम है। पिछला जो एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर में, जो सितंबर माह में, और जो बाद में जो है वो एग्जाम रद्द कर दिया गया था, तो काफी स्टूडेंट को ये लग रहा है, बहुत जनों को लग रहा है, शायद 90% को लग रहा होगा कि पिछली बार हमारी जितनी अच्छी तैयारी थी इस बार हमारी उतनी अच्छी तैयारी रीट की नहीं है। तो ये भी जो आपके मन में है, ये कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है जिस पे आप इतनी ज्यादा समस्या हो। और आपको क्यों लग रहा है मैं रीजन बता देता हूं। पिछली बार रीट का जो एग्जाम था वो एक फाइनल एग्जाम था, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं होना था। पहली बात तो यह है कि उस वक्त स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा गंभीरता से तैयारी की। उसका रीजन है कि वो फाइनल पेपर था वो, जबकि इस बार है वो केवल एक पात्रता परीक्षा है। तो पात्रता के नाम से ही थोड़ा स्टूडेंट ऐसे हो जाता है कि ये तो सिर्फ पास ही करना है। एक थोड़ा सा रीजन वो होता है। दूसरी बात, उस समय सिर्फ रीट का ही एग्जाम था और कोई वैकेंसी नहीं आई हुई थी, ना तो फर्स्ट ग्रेड थी और ना सेकंड ग्रेड थी। अब इस बार फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम भी निकली हुई है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम भी निकली हुई है, और भी भर्तियां हैं काफी निकली हुई है। तो इन सब के साथ में एक रीट का एग्जाम है जो कि सिर्फ पास करना है, क्वालिफाई करना है। तो ये थोड़ा इस कारण से आपको लग सकता है कि पिछली बार की तुलना में हमारी तैयारी कम है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आपने 2 बार भी रिवीजन कर लिया, जो आपने पहले पढ़ा हुआ था पिछले साल एग्जाम में, 2-3 बार भी अगर आपने रिवीजन कर लिया, तो आपकी तैयारी और ज्यादा अच्छी ही है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे थे तो आपकी तैयारी पहले से और ज्यादा अच्छी ही है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि रीट से तो लेवल ऊपर ही होता है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का। तो इस तरह की भी जो चिंता है वो कोई करने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी आपकी कम नहीं है, आपको लग रहा है कि कम है, कम नहीं है तैयारी, लेकिन सिर्फ आपको फील हो रहा है। उसके कई कारण मैंने आपको बताए, इस कारण से आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, ये मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूं। जो चीजें अगर आपने ईमानदारी से, यहां मैंने इतनी चीजें बताई आपको, अगर आपने फॉलो की है तो। इसके बाद में आता है कि 100 अंक कैसे प्राप्त करें। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि साइकोलॉजी जो है, बाल विकास वाला जो पोर्शन है, यूट्यूब पे भी वीडियो मैंने उपलब्ध करवाया था, उसका 18 घंटे का वीडियो था वो। हालांकि वैसे वो एक वीडियो कोई 15 मिनट का, कोई 20 मिनट का था, उनको मैंने एक साथ करके वो लगभग मिलाया, तो वो 18 घंटे के आसपास का एक मैराथन वीडियो बना। अगर वो वीडियो भी आपने अच्छे से देखा है, क्योंकि उसमें फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, शायद ही ऐसा कोई फैक्ट हो जो उसमें नहीं हो और वो फैक्ट महत्वपूर्ण हो। तो इतने महत्वपूर्ण उसमें तथ्य हैं
कई बुक से मिला करके और फिर वो चीजें बनी है। तो अगर आपने 2-3 बार भी उसको देखा है या उस मैटर को लिखा था, या आपके पास भी कोई मैटर है, एक अच्छा मैटर हो, कंटेंट, तो आप आराम से 30 में से आप मान के चलिए 22-23 नंबर तो आराम से आप हासिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी उसमें। 2 लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर जो शिक्षण विधियों वाले जो पोर्शन है, मैंने आपको बताया था कि शिक्षण विधियों पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है आपको, क्योंकि शिक्षण विधियों में बटे से बटे नंबर होते हैं। अब विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, आप चाहे याद ही करते रहो। संधि है, संधि का प्रश्न एक आता है, उसके लिए विद्यार्थी 15 दिन 20-20 दिन एक सिर्फ संधि याद कर रहा होता है। उसके बजाय आप 10 घंटे भी अगर शिक्षण विधियां ईमानदारी से पढ़ लो तो आप 15 में से 12 नंबर शिक्षण विधियों में ला सकते हो। हालांकि जो व्याकरण है उसका अपना महत्व है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैंने शिक्षण विधियों पे आपको ज्यादा फोकस करने के लिए कहा था कि आप शिक्षण विधियों पे ज्यादा ध्यान लगाओ। बाकी तो जो चीजें थी तैयारी करनी थी उनकी, तो और अभी भी आपको शिक्षण विधियों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी जो ग्रामर है वो भी ठीक है, लेकिन अब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस टाइम कोई अगर संधि है, समास है, आप इस टाइम उनके नियम पढ़ रहे हो कि संधि के नियम क्या क्या है, ये है कब आएगा, अगर आ से ए मिलेगा तो क्या होगा, दीर्घ संधि कौन सी है, स्वर्ग संधि कौन सी है, व्यंजन कौन सी है, विसर्ग कब माना जाएगा। ये चीजें अब पढ़ने का समय नहीं है कि आप इस तरह से नियम वगैरह पढ़ो। आपने पहले से पढ़ रखा है व्याकरण, उसको साथ साथ में जो है थोड़ा सा वर्ड आप जो है वो रिवीजन करते रहो, कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं वो। तो शिक्षण विधियां आप साथ में थोड़ा ध्यान दो विशेष तौर से। और बात आते हैं आगे एसएसटी के जो 60 प्रश्न आते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था आरबीएससी की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें, और अभी भी मैं कह रहा हूं, और एग्जाम के बाद मैं आपको लाइनें दिखा दूंगा इन्हीं किताबों से उठी हुई। पिछली बार डायरेक्ट लाइनें उठ उठ के पूरे ये आपके जो एसएसटी का पेपर बना था इन आरबीएससी किताबों से, और सारी की सारी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई थी। और एसएसटी, और इस बार इन्होंने एनसीईआरटी मेंशन कर दी, तो वो आपके लिए पढ़ना जरूरी है कि एक बार तो आप अपनी आंखों से निकालो। हालांकि मैटर आरबीएससी की तुलना में बहुत कम है इनमें, लेकिन जब लिखा है तो फिर आपको एक बार अपनी आंखों से निकाल लेनी चाहिए थी। और इनमें कोई ऐसा कुछ नहीं है 5 दिन के अंदर भी किताबें आंखों से निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं था इनमें। तो आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबें अगर आपने एक बार भी ढंग से अपनी आंखों से निकाल ली है तो आप मान करके चलिए आप आराम से 100 अंक हासिल कर सकते हैं। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब आप पेपर हल करने बैठेंगे तो आप आराम से उस पेपर को कर लेंगे। एग्जाम से पहले का जो एक भय होता है ये, और ये हर व्यक्ति के मन में होता है। अब महेंद्र सिंह धोनी है, वो भी अगर मैदान में खेलने जाएगा तो उसके भी मन में, चाहे दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, वो भी अगर मैदान में खेलने जाता है तो जाने से पहले उसके मन में कहीं ना कहीं एक भय होता है। अब वो बोलते नहीं है कोई कि देखो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक भय तो है, दुनिया में कोई आदमी इस चीज को नहीं बोलेगा, स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन एक थोड़ा सा भय तो होता है। और वो भय सकारात्मक होता है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक सकारात्मक भय हमेशा होना चाहिए। तो थोड़े बहुत भय है वो कोई होना भी चाहिए वो, तो आपके कोई डरने की आवश्यकता नहीं, 100 अंक आप आराम से हासिल कर सकते हैं। मैं ये चीज इस विश्वास पे कह रहा हूं कि अगर मैंने यहाँ जो भी चीजें आपको पिछले 2 साल में 3 साल में जितनी भी चीजें आपको यूट्यूब पे रीड से संबंधित बताई है, अगर उतनी सब आप फॉलो कर लेते हो तो 150 में से आपके नंबर आएंगे 140। हकीकत में है, ईमानदारी से अगर आप वो सब चीजें फॉलो करते हैं तो उसके आदि भी फॉलो कर लेंगे तो भी 100 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे, आप आराम से बना लेंगे। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस समय थोड़ा बुक्स को अगर आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं इस समय, तो थोड़ा सा मेरा यह मानना है कि इस समय आपको बुक्स की ओर थोड़ा जाना चाहिए, थोड़ा सा बुक के मटेरियल की तरफ आप जाएं। यूट्यूब 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं देखें इस समय मेरे अनुसार। बाकी जो आपको ठीक लगे, जो सही लगे वो आप करें। उसका एक रीजन ये है कि जब एग्जाम हॉल के अंदर आपको कोई यूट्यूब नहीं देखना है, वहां एग्जाम हॉल के अंदर आप जाएंगे तो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए आएंगे, और अगर इस समय आप सिर्फ यूट्यूब देख रहे हैं और एग्जाम में बिल्कुल वो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, किस पे, पेज ही पेज होंगे, थोड़ा सा एक बार दिमाग उसके अनुकूल डाइवर्ट होने में समय लगाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब आप एक बार बुक्स को, आपका मटेरियल, नोट्स, किताबें जो भी आता है उसको आप पढ़ें, और नई किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ें। ये मैंने आपको पहले भी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था, नई चीजें जो लिखी हुई है वो चीजें अपनी आंखों से दूर रखें, वरना आपके लिए बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। जो ऑलरेडी आपके पास कोई भी गाइड हो जो पहले से थी, कोई मटेरियल, आपके नोट्स जो पहले से थे, जो आपने पढ़े हैं बार बार, उन्हीं को ही अब आप और पढ़ें। बस नई चीजें अगर आपकी आंखों के सामने आएगी, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप पढ़ते हैं तो उसकी भी एक इमेज बनती है। अगर आप कोई पेज, नोट्स आप बार बार याद कर रहे हैं तो आप ध्यान कीजिए, उसमें से लिखा हुआ कोई वर्ड अगर आपको दिखता है कहीं और, तो आपके दिमाग में वो पूरा पेज आपको याद आता है कि उस पेज में वहां मैंने ये लिखा था। ये होती है इमेज बनना। तो जब आप नया मटेरियल या नई किताबें पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो इमेज नहीं बन पाएगी, क्योंकि पहले वाली भी जाएगी और नई चीजें हैं वो भी इतनी जल्दी इमेज बन नहीं पाएगी, तो वो आपके लिए एक समस्या हो सकती है। तो ये चीज है। और दूसरी बात ये है कि इस समय कोई भी विद्यार्थी, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहा हो, अगर उसने रीट का फॉर्म भरा था तो मेरा यह मानना है कि आपको एग्जाम निश्चित रूप से देना चाहिए। इसमें कोई भी कोताही या कोई भी लापरवाही मत बरतना, चाहे आपकी तैयारी कितनी ही अच्छी हो फर्स्ट ग्रेड की और चाहे कितनी ही अच्छी हो सेकंड ग्रेड की। ये क्वालिफाइंग एग्जाम देना जरूर, इसमें कोई लापरवाही मत करना। तो क्योंकि कई विद्यार्थियों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होती है तो उनके मन में इतना विश्वास आ जाता है कि नहीं नहीं अब तो मुझे तो देना ही नहीं है रीट। देखिए हर चीज के साथ में 1% पहलू तो ये भी है कि हो सकता है कि उस एग्जाम में ना हो कोई, ये 100% तो गारंटी कभी हो ही नहीं सकती किसी एग्जाम में कि आप इतनी तैयारी कर लो तो 100% हो जाएगा। ठीक है, वो एक होता है कि हाँ इतना कर लोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी 1% इधर उधर तो एक हमेशा चांस रहता है
और असफलता भी एक कड़वी सच्चाई है जीवन की, वो भी आपको स्वीकार करके चलना चाहिए। तो मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की चाहे आपको कितनी भी तैयारी अच्छी हो, कम से कम ये जो एग्जाम है रीट वाला, और 60% आपके आराम से बन जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। किसी के मन में अगर ख्याल आ रहा हो कि नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा पेपर, अगर मैं पेपर देने गया मेरा एक दिन आने का खराब होगा, एक दिन जाने का खराब होगा, कुछ खराब नहीं होगा, 3 दिन अगर आप बीमार हो गए वो दिन सब वैसे खराब हो जाएंगे। तो इस तरह से कोई खराब नहीं होता है। लेकिन अगर आप पेपर नहीं दे के आए तो आपके बाद में अफसोस जरूर होगा, ये मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं। आप बार बार यही सोचोगे कि यार इससे अच्छा पेपर दे के आ जाते तो ठीक रहता। तो उस अफसोस में बार बार गिल्ट करने से अच्छा है कि पेपर दे के आ जाओ। अब देखिए परीक्षा कक्ष के अंदर आपको पेपर कैसे हल करना है। कोई विद्यार्थी अगर पहले से हल कर रहा है, जिसका एक अच्छा सा हमेशा अच्छा स्कोर रहता है, तो उसकी जो खुद की एक नीति है उसी को ही अपनाए वो। ये मैं एक नॉर्मल बता रहा हूं, कोई जरूर नहीं है कि सब पे अप्लाई हो या सब इसको अप्लाई करें। एक सामान्य रूप से पेपर में आपको क्या करना चाहिए, एक सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, तो 4 चरणों के अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा एक चीज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं है पात्रता परीक्षा में, तो आपको पूरे के पूरे 150 प्रश्न हल करने हैं, ये आप ध्यान रखें। पहले चरण के अंदर आपको पूरे पेपर को रीड आउट करते हुए आते हुए प्रश्नों के आंसर के मार्क करते हुए जाना है। आप पहली बार जब पेपर पढ़ने के लिए बैठोगे तो पहले क्वेश्चन से लेकर के और जो 150वां क्वेश्चन है उस 150वें क्वेश्चन तक एक बार पूरा पेपर आप पढ़ जाएं, और उसमें से आप मान के चलिए कि 150 में से कम 65 70 या 75 तक प्रश्न ऐसे आराम से होंगे। 65 70 तक तो कम से कम ऐसे आराम से होंगे जो आप पहली बार में आपको देखते ही आ जाएगा कि इसका आंसर तो ये है। तो जो आंसर आपको लग रहा है पहली बार में पढ़ते कि इसका तो 100% यही है, उसमें आंसर के छोटा सा यूं मार्क करते जाएं आपकी ये इसका हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपको लग रहा है कि हाँ इसका ये सही है, जिसमें आप 100% श्योर हो उसी में ही आपको आंसर के मार्क करना है कि जैसे इसका बी सही है, फिर फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए वो आपको नहीं आ रहा आंसर, छोड़ो उसको आगे बढ़ो। 5वां पढ़ा वो नहीं आ रहा, आगे बढ़ो। छठा है इसका आपको आ रहा है, अच्छा इसका ये है, इस पे आंसर के यूं मार्क कर दिया। इस प्रकार से आपको पूरे 150 प्रश्न पढ़ने हैं और इसमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। कुछ मिनटों के अंदर आप जो है ये पूरा पेपर 150 प्रश्न अपनी आंखों से निकालोगे। इसके बाद में अब आपको नेक्स्ट जो आपका राउंड है उसमें जिन प्रश्नों के अंदर आपने मार्क किया था आंसर के, यानी आपको वो 100% आता था, अब उन प्रश्नों को आपको दोबारा अच्छे से पढ़ना है। ताकि कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें नहीं है या असत्य है या कुछ इस तरह से कुछ भाषा घुमावदार होती है या प्रश्न के अंदर ही कुछ इस तरह की भाषा होती है कि आप पहली बार में आंसर को नहीं कैच कर पाते। तो इसलिए अब जो प्रश्न का आपने मार्क किया था उन प्रश्नों को आप दोबारा बहुत अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें। जब आप उनमें श्योर हो कि ये बिल्कुल ये 100% यही उत्तर है इसका, तब अब आप उनके जो गोले हैं वो अमर शीट के अंदर भर दें। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पूरे 150 के 150 गोले लास्ट में एक साथ भरें। ये इतनी बड़ी भूल साबित हो सकती है, ये गलती कभी मत करना। लास्ट में मैंने लिखा है कि क्या गलतियां नहीं करनी है, तो उसमें कभी ओएमआर शीट एक साथ ऑप्शन नहीं भरने चाहिए। कोई एक ऑप्शन भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो सारा पेपर खराब हो जाता है फिर। तो जिनमें आप 100% श्योर हो उनमें गोले कर दीजिए और उन प्रश्नों के चिन्ह लगा दीजिए यूं राइट का, यानी वो प्रश्न आपने कर दिया। नहीं तो लास्ट तक फिर आप ये ढूंढते रहोगे मैंने कौन सा किया था कौन सा नहीं किया था। तो जिनके गोले काले कर दिए, अब उन प्रश्नों के आप साथ साथ में राइट का चिन्ह लगा दे प्रश्नों के कि हाँ ये मेरे हो गए। और प्रश्नों की गिनती मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी लिख के दे रहा हूं। 150 में से पहले राउंड में जब आप प्रश्न करेंगे 150 प्रश्न एक साथ पढ़ेंगे, 65 से 70 प्रश्न लगभग एवरेज बता रहा हूं ऐसे निकलेंगे जो आपको आते होंगे। पहली बार में आपको 100 नहीं आएंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं पहली बार में आपको 100 नहीं आएंगे। आते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली बार में 65 70 या 75 मान लीजिए, लगभग इतने प्रश्न आपको क्लिक हो जाएंगे इजीली। किसी के 80 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक एवरेज में आपको बता रहा हूं इतने आप कर पाएंगे पहले बात में। अब जब दोबारा आप पेपर को दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा सोच विचार करेंगे, तो जो दो ऑप्शन में है कि हाँ ये है या ये है, थोड़ा सा आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ते ही कम से कम 20-25 ऐसे प्रश्न आराम से निकलेंगे जिनमें आपको दो ऑप्शन में रहेगा कि इन दोनों में से कोई एक है। और उसमें भी दो प्रश्नों में जिनमें डाउट हो, वो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके पहली बार आंसर माइंड में क्या क्लिक हुआ था। अधिकतर ऐसा ही होता है कि वही उस प्रश्न का उत्तर होता है। ज्यादातर यही होता है कि आपने पहली बार क्वेश्चन पढ़ते ही आपके जो आंसर क्लिक हुआ तो लगभग वही होता है। तो जो डाउट वाले दो ऑप्शन में हो तो उसको फिर आप 20-25 प्रश्न ऐसे निकलेंगे तो उनको आपको हल करना है। और जो उसमें भी पहली बार में आपके माइंड में क्लिक हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आप आराम से 100 से 110 तक आराम से पहुंच जाएंगे, कोई समस्या ऐसी नहीं आएगी। उसके बाद में देखिए फिर आपको चाहिए 120 आते हो 125 आते हो, वो फिर आपकी हिम्मत है, आपकी तैयारी है। और बचे हुए प्रश्न जिनमें से आपको कोई नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उनके अंदर चूंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपको फिर वही बात है कि जो मर्जी है वो ऑप्शन करो फिर उसमें। तो आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हो, सीसीसी है उन सब के अंदर, जैसे सीसी लगा दिया या बीबी लगा दिया जिसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। आपने 20 प्रश्न भी ऐसे किए हैं जिनमें आपने सीसी, हालांकि ये तरीका यूपीएससी और आरएस के एग्जाम तक में प्री में लोग इस्तेमाल करते थे क्योंकि वहां नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, लेकिन फिर भी उनको पता था कि 100 में से अगर हमें 60 आ रहे हैं और अगर 15 प्रश्न और ऊपर हम रिस्क लेते हैं और 15 के अंदर भी हम लगातार अगर सीसी लगाते हैं तो कम से कम 4-5 प्रश्न भी सही निकल गए तो वो चीज अनुकूल रह जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे खासे स्टूडेंट इस तरीके को इस्तेमाल करते आए हैं। तो जिसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो उन प्रश्नों में आप कोई भी फिर जब तुक्का ही लगाना है तो वो भी वो लगाना चाहिए कि लगे कि हाँ सही होने के भी कुछ चांस हो।
तो फिर आप उसमें जो आपको ठीक लगे, चाहे सीसी लगाएं या बीबी लगाएं, ज्यादा मतलब आप देख लीजिए कि कौन सा ज्यादा आंसर लगातार क्लिक हो रहे हैं उसमें पेपर में। तो जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा हो, फिर आपकी मर्जी है कि आप उसमें क्या लगाओ। तो उसमें एक साथ कुछ प्रश्न आप कर सकते हैं, जिनमें आपको थोड़ा बहुत भी लगता हो कहा इसमें ये है, तो फिर वो ऑप्शन तो आपको करना ही है उसमें। जब आपको दूर दूर तक ही पता नहीं है कि मुझे ये नहीं पता कि इसका ए है, बी है, सी है, डी है, मुझे तो 1% इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो फिर आप जो आपका दिल करे, चाहे ए लगाओ, चाहे बी लगाओ, चाहे सी लगाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं और 150 गोले आपको काले करने ही हैं। तो बाकी आप 110% तक आराम से सही कर लेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जो विद्यार्थी कंटिन्यू जुड़े हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से, अब देखिए कुछ गलतियां नहीं करनी है, सभी गोले एक साथ आपको नहीं करने हैं, इसका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखिएगा आप। कई बार तो ये स्थिति हो जाती है कि लास्ट में मुश्किल से जब पूरा होने में पेपर या तो 15 मिनट बचते हैं, 10 मिनट बचते हैं, तब ध्यान में आता है मेरे तो सारे गोले पड़े हैं। तो वो ध्यान रखें, जिस तरह से मैंने आपको बताया गोले आप साथ साथ करते जाएं। कोई प्रश्न मुश्किल लगे तो वहीं पर रुकना नहीं है। कई बार आपको कोई प्रश्न बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो कुछ विद्यार्थियों की ये प्रॉब्लम होती है, वो वहीं स्टॉप ही हो जाते हैं और उस एक प्रश्न पे 5 मिनट 10 मिनट तक खराब कर जाते हैं। ये नहीं करना है। अगर आपको कोई प्रश्न बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, उसको देख लो, जब बाद में और दोबारा पेपर देखो तब देख लो उसको उस टाइम, लेकिन रुक के अपना समय खराब नहीं करना है उस प्रश्न पे। प्रश्न शुरू में अगर मुश्किल लगे तो तनाव लेना है। अगर शुरू में देख लीजिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि शुरू के 10 प्रश्न या 15 प्रश्न कई बार ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े मुश्किल आपको लग सकते हैं, तो उसकी वजह से स्टूडेंट पूरा का पूरा जो पेपर है वो ही खराब कर देता है। इस तरह की आपको गलती नहीं करनी है। कई बार शुरू में कुछ प्रश्न हो सकता है हार्ड आ जाए, तो आगे का पूरा पेपर आसान आपको मिलता है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, कभी कुछ थोड़ा शुरू में मुश्किल आ जाए तो उस चीज से घबराना नहीं है। कईयों का हौसला वहीं डाउन हो जाता है कि हम तो मर गए, अब हमारे तो 90 प्रश्न ही सही नहीं होंगे। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी है। यह पेपर इस तरह से बनाया जाएगा कि विद्यार्थी पास कर जाएं। ये एक पात्रता परीक्षा है और 90 अंक बनाना कोई इस पेपर में मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों, मुझे आशा है काफी चीजें आपके डाउट दूर हुए होंगे और इस रेट को लेकर के तो मैं इतना विश्वास है मुझे सभी विद्यार्थियों पे जो पिछले 2 साल से 3 साल से 4 साल से जो रीट एग्जाम को लेकर के जुड़े हुए हैं। और सिर्फ 90 अंक के नहीं, मुझे तो लगता है कि आपके 120 से ऊपर नंबर आएंगे, 110 नंबर से भी ऊपर आपके आराम से आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि पेपर किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से पेपर बनाया जाएगा। तो कोई ऐसी घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी में से ही पेपर आएगा। और बहुत ज्यादा क्लिष्ट या इस टाइम हार्ड क्वेश्चन मत करने लग जाना। यूट्यूब पे अब क्या कहें आपको, कई कुछ इस तरह की सीरीज ऐसी यूट्यूब पे चलती है कि उनमें इतने मुश्किल क्वेश्चन इस टाइम सोल्व करवाए जाते हैं, स्टूडेंट को लगता है कि ये तो मैंने आज तक ही नहीं पढ़े। अब मौर्य काल आपके टॉपिक में, मौर्य काल के अंदर प्रश्न ऐसे ऐसे सोल्व करवाए जाते हैं जैसे कोई आरएस का या यूपीएससी का एग्जाम हो, जबकि 25 से 30 मिनट के अंदर पूरा पूरा मौर्य काल कंप्लीट हो जाता है रीट के अकॉर्डिंग। तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि आपको किस एग्जाम के लिए पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो आगे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।